हेलो नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हितेश कारिया और फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो बच्चे लोग कैसे हो आप सब? क्या हालचाल? सब ठीक? बस मैं यही उम्मीद करता हूं, यही भगवान से दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा खुश रहें, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी तैयारी करें नीट की और अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। आज हम अपने इस लास्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आप लोगों को। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने जितने भी ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, क्लासिफिकेशन के बारे में, आर.एच. व्हिटेकर अंकल ने जो हमें 5 किंगडम्स दिए थे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, अब ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, इनकी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट थे, है ना? कोई ना कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, चाहे यूनिसेल्यूलर हो चाहे मल्टी सेल्यूलर हो, लेकिन सेल्स प्रेजेंट थे। लेकिन अब सुनिए एक रहस्यमय बात, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इस दुनिया में ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो बीमारियां कॉज करते हैं, फिर भी उनके अंदर इंफेक्शन कॉज करने की एबिलिटी है, फिर भी वो होस्ट सेल को अटैक कर सकते हैं। तो अब ना हम इन्हें मोनेरा में डाल सकते हैं, ना हम इन्हें प्लांटे में डाल सकते हैं, ना फंजाई में डाल सकते हैं, ना एनिमेलिया में, क्योंकि उनके पास कोई सेल नाम का स्ट्रक्चर ही नहीं है। ठीक है, तो आज हमने इन सबको एक अलग ग्रुप में डाल दिया है, दैट इज एसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चलिए अब इसमें जो फर्स्ट एसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वायरस। क्या नाम है इसका? वायरस। अब बच्चों आपने सुना होगा कि कई प्रकार के वायरस होते हैं, कई प्रकार की बीमारियां कॉज करते हैं। पिछले 2 साल से जिस वायरस ने पूरी दुनिया को अपने इशारे पे नचा के रखा है, ठीक है, जिसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया, एक बीमारी आ गई नई जिसको हम लोग कोविड कहते हैं। बेटा ये कोविड कौन कॉज कर रहा है? ये भी तो एक वायरस ही कॉज कर रहा है ना, इट्स अ वायरल डिजीज, राइट? आप सोचिए ये साइज में बैक्टीरिया से भी छोटा है, लेकिन इस छोटे से बंदे ने, खैर बंदा तो नहीं कह सकता इसे, मैं जस्ट कहने के लिए कह रहा हूं, इस बंदे ने पिछले 2.5 साल से पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। कितने लोगों की जान ले ली और कितने लोगों को इसने ये बीमारी कॉज की है, राइट? अब बच्चों वायरस के बारे में एक बात याद रखिए, ये एक बहुत अजीब ऑर्गेनिज्म है। अजीब मतलब क्या? सी, अगर कोई बैक्टीरिया हमें अटैक करता है, कोई बैक्टीरियल डिजीज हमें होती है, तो हम एंटीबायोटिक खा के उसको मार भी सकते हैं, लेकिन वायरसेस को हम एंटीबायोटिक से नहीं मार सकते। इसीलिए तो बेटा ऐसी कोई दवाई नहीं बनी, ऐसे कितने सारे वायरसेस हैं, उनकी ऐसी कोई दवाई नहीं बनी कि वो इस वायरस से होने वाली बीमारी को कंप्लीटली क्योर कर दे। जैसे एड्स, आज तक एड्स की कोई दवाई नहीं बनी जिससे एड्स क्योर हो जाए। हां, आप एड्स की मेडिसिन लेकर उस वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोक सकते हो, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हो, लेकिन ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो एड्स के वायरस को आपके बॉडी में से कंप्लीटली निकाल दे, आपको क्योर कर सके। तो बेटा वायरल डिजीजेस को क्योर करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। वायरसेस को किसी दवाई से मारना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, तो पहली बात याद रखना, दे कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड और दे कैनॉट बी किल्ड बाय एनी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक वो दवाई है जो हम बैक्टीरिया को मारने के लिए खाते हैं। अब ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को कैसे मारते हैं? आप सब जानते हैं बैक्टीरिया के पास एक सेल वॉल है ना? ये एंटीबायोटिक्स उस बैक्टीरिया के सेल वॉल को जाकर डैमेज कर देते हैं, या उसके सेल वॉल को फॉर्म करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को ही बीच में हॉल्ट कर देते हैं, तो बैक्टीरिया अपने आप मर जाता है। बेटा वायरस के पास तो सेल वॉल ही नहीं है, तो कैसे मारोगे एंटीबायोटिक से वायरस को? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, अब ये जो वर्ड वायरस है, द नेम वायरस वॉज फर्स्ट टाइम गिवन बाय पैस्चर। ठीक है, हमारे जो पैस्चर अंकल हैं, ही वॉज द फर्स्ट वन टू गिव दिस वर्ड वायरस। ठीक है, लेकिन अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना या एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था M.W. बिजरिंक। प्लीज सी द स्पेलिंग प्रॉपरली, M.W. बिजरिंक। ठीक है, अब इन्होंने भी इसको नाम दिया वायरस। लेकिन वायरस क्यों नाम दिया?
बिकॉज ही ऑब्जर्व्ड दैट दीज पार्टिकल्स, मैं इन्हें ऑर्गेनिजम्स नहीं कह सकता बिकॉज इनके पास कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर ही नहीं है। अगर सेल हो, सेल ऑर्गेनल्स हो, तब हम उन्हें एक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, है ना। तो दीज पार्टिकल्स दे वेर एबल टू माइग्रेट इन अगार जेल, मतलब जब उन्होंने इस पार्टिकल्स को अगार जेल में कल्चर किया, वो एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेट कर पा रहे थे। दिस वॉज द ऑब्जर्वेशन मेड बाय MW बीजरिंग। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब सुनिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, रादर वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई इसके पीछे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, ध्यान से सुनिए। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डीजे इवानोस्की। इनका नाम था डीजे इवानोस्की। सी, मैं उसको कैसे याद रखता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको ब्रेक कर देंगे, इवा नाउ स्काई, वेरी इजी, इवा नाउ स्काई। एक साइंटिस्ट थे डीजे इवानोस्की। अब उन्होंने क्या किया, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये एक टोबैको प्लांट है, ठीक है, ये एक टोबैको प्लांट है, और ये जो टोबैको प्लांट है ना, दिस वॉज अ डिजीज्ड टोबैको प्लांट, मतलब इस टोबैको प्लांट को कुछ बीमारी हो गई थी, ठीक है, इट वॉज अ डिजीज्ड टोबैको प्लांट। तो अब डीजे इवानोस्की ये जानना चाहते थे कि ये टोबैको प्लांट क्यों बीमार पड़ा। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपके महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, बट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम आपको कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये जानना चाहते थे कि ये टोबैको प्लांट क्यों बीमार हुआ है, मतलब इसको किसने बीमार किया है, कोई बैक्टीरिया है या कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसने इस प्लांट को ये डिजीज कॉज किया है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस डिजीज्ड टोबैको प्लांट को क्रश किया, ही क्रश्ड द प्लांट, एंड इन्होंने इसका सैप निकाला, ही टुक आउट द प्लांट सैप। ना व्हाट इज सैप? सैप का मतलब है जूस, है ना। जब आप किसी पेड़ के पत्ते को ऐसे क्रश करते तो उसमें से कुछ लिक्विड निकलता है, उसे कहते हैं प्लांट सैप। अब उन्होंने क्या किया मेरे बच्चों, उन्होंने इस प्लांट सैप को एक बैक्टीरिया फ्री फिल्टर से पास किया। देखिए यहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फिल्टर लिया, ओके, उन्होंने एक फिल्टर लिया और उन्होंने एक बीकर लिया और उसमें एक बैक्टीरिया फिल्टर लगाया। बैक्टीरिया फिल्टर का मतलब ये इस फिल्टर से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकते। तो बच्चों आजकल ऐसे भी फिल्टर्स मिलते हैं जिनके पोर्स बैक्टीरियल साइज से भी छोटे हैं, इनमें से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, डीजे इवानोस्की ने, इन्होंने ये सैप को इस फिल्टर के अंदर से पास कर दिया, ठीक है। तो ये सैप फिल्टर होकर इस बीकर के अंदर आ गया, राइट। अच्छा, ये कौन सा फिल्टर उन्होंने यूज किया था, इस फिल्टर को हम कहते हैं बैक्टीरिया फ्री फिल्टर या बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, सॉरी, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। ये पोर्सिलिन का बना हुआ रहता है जिसमें से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकते। मतलब अब हमें जो बीकर में सैप मिल रहा है, दिस इज अ बैक्टीरिया फ्री सैप, इसके अंदर बैक्टीरिया नहीं है। अब देखो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने एक हेल्दी टोबैको प्लांट लिया, हेल्दी टोबैको प्लांट जिसे कोई डिजीज नहीं है। सो ही टुक द लीफ ऑफ अ हेल्दी टोबैको प्लांट और उन्होंने इस सैप को इसके ऊपर रगड़ दिया। इस सैप को लेकर उन्होंने इस प्लांट के ऊपर रगड़ दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या देखा कि ये हेल्दी टोबैको प्लांट भी डिजीज्ड हो गया, इसको भी बीमारी लग गई, ठीक है। तो इवानोस्की शॉक हो गए कि भाई ऐसे कैसे हो गया, मतलब इतना तो कंफर्म है कि ये बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया तो फिल्टर में से निकल गया होगा, राइट। तो उन्होंने कहा यहां पर दो चीजें हो सकती है, सी ध्यान से सुनेंगे। ही सेड देयर कुड बी टू पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी नंबर वन कि यहां पर कोई वेरी स्मॉल माइक्रोब प्रेजेंट है, मतलब ऐसा कोई तो माइक्रोब है जो बैक्टीरिया से भी छोटा है और जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जो इस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास होकर आ रहा है, और जब हम उस सैप को एक हेल्दी प्लांट पे लगा रहे हैं तो उसको डिजीज कॉज कर रहा है। ये एक पॉसिबिलिटी है। या तो उन्होंने कहा ये कोई टॉक्सिन है, टॉक्सिन का मतलब कोई पॉइजन, शायद बैक्टीरिया ने कोई पॉइजन रिलीज किया होगा
जो उस बैक्टीरिया वाले फिल्टर से भी पास होकर नीचे सैप में आ गया होगा। ठीक है, अब डीजे इवानोस्की का रिसर्च यहां पर खत्म हो गया। ओके, ही वॉज नॉट एबल टू कंप्लीटली प्रूव एनीथिंग। अब देखो एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, लेट मी राइट इट विद अ डिफरेंट कलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम था एम बीजरिंक। सी द स्पेलिंग, इट इज एम बीजरिंक। ठीक है, अब एम बीजरिंक ने क्या किया, उन्होंने भी एक डिजीज टोबैको प्लांट का सैप निकाला। ओके, उसको बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास किया, उसको एक हेल्दी टोबैको प्लांट पे लगाया, वो टोबैको प्लांट बीमार पड़ गया। अब उन्होंने इस डिजीज प्लांट में से वापस क्रश करके सैप निकाला, उसे फिर से बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास किया और फिर से उन्होंने एक हेल्दी प्लांट पे लगा दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर से वो हेल्दी प्लांट डिसीज हो गया। ऐसा उन्होंने कई बार किया और ऐसे बार बार करने के बाद मिस्टर बीजरिंग इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये डेफिनेटली टॉक्सिन नहीं हो सकता। अच्छा बताइए, टॉक्सिन क्यों नहीं हो सकता? इतनी बार फिल्टर होने के बाद वो टॉक्सिन या तो डाइल्यूट हो जाना चाहिए था, है ना? और टॉक्सिन को जब हम इतनी बार फिल्टर 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 करके लगाते हैं, और टॉक्सिन एक हेल्दी प्लांट को कैसे डिजीज कॉज कर सकता है? हम वो टॉक्सिन को बाहर से लगा रहे हैं, तो वो हेल्दी प्लांट को कैसे डिजीज कॉज कर सकता है? बराबर है। तो उन्होंने बोला कि डेफिनेटली ये टॉक्सिन नहीं है, कुछ तो ऑर्गेनिज्म है उस लिक्विड में, उस सैप में, जो बैक्टीरिया से भी छोटा है। लेकिन अब उन्हें पता नहीं था क्या नाम देना है, तो उन्होंने उसे क्या नाम दिया? देखिए, उन्होंने उस लिक्विड को ही नाम दे डाला। आई एम राइटिंग हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने उस लिक्विड को नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, वो जो सैप हम लगा रहे थे टोबैको प्लांट पे, जो एक हेल्दी प्लांट पे भी डिजीज कॉज कर रहा था, उन्होंने उसको नाम दे दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम? कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब है इट इज अ लिविंग पॉइजनस फ्लूइड। उन्हें पता नहीं था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, बट उन्होंने इतना कह दिया कि टॉक्सिन नहीं हो सकता, कुछ तो ऑर्गेनिज्म है। अब पता नहीं था कि इसको वायरस बोलते हैं उस टाइम पे, तो उन्होंने उस लिक्विड को नाम दे दिया लिविंग पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, अब इनका जो डाउट था उसको कंफर्म कर दिया एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डब्ल्यू स्टैनले। क्या नाम था उनका? डब्ल्यू स्टैनले। अब डब्ल्यू स्टैनले ने कैसे कंफर्म कर दिया कि ये कोई अलग ही कोई चीज है, ये कोई टॉक्सिन नहीं है? उन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया। ठीक है, ही क्रिस्टलाइज्ड वायरस। मतलब क्या? हमें यह पता चल जाता है कि ये कोई अलग चीज है, एक अलग ऑर्गेनिज्म तो नहीं कहेंगे, पर एक पार्टिकल है जो ये बीमारी कॉज कर रहा है। अब क्रिस्टलाइजेशन से क्या प्रूव हो गया? कोई भी लिविंग सेल क्रिस्टलाइज नहीं हो सकता। एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट का सेल हो, चाहे एनिमल का सेल हो, चाहे बैक्टीरिया का सेल हो, वो क्रिस्टलाइज नहीं हो सकता। लेकिन इस पार्टिकल को इन्होंने क्रिस्टलाइज कर दिया। मतलब यह कंक्लूजन हमें मिला कि कुछ तो अलग पार्टिकल है जो कंप्लीटली लिविंग नहीं है, लेकिन उसके अंदर डिजीज कॉज करने की एबिलिटी है। राइट, दैट वाज प्रूव्ड बाय डब्ल्यू स्टैनले व्हेन ही क्रिस्टलाइज्ड द वायरस। आर यू क्लियर माय बच्चा लोग? चलिए, अब मैं आपको एक वायरस के बारे में एक अजीबोगरीब चीज बताता हूं, ध्यान से सुनिए। हम बात कर रहे हैं वायरस की। अब दुनिया भर के साइंटिस्ट लोग कंफ्यूज हो गए कि हम वायरस को लिविंग में डालें या नॉन लिविंग में डालें। कुछ कह रहे थे भाई अगर ये बीमारी कॉज कर रहा है तो मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट वेर ऑफ द ओपिनियन इसके पास तो कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है, ना सेल वॉल है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना गोल्गी बॉडी है, ना साइटोप्लाज्म है, तो हम इसको कैसे लिविंग कहें? राइट, तो देखिए कंफ्यूजन क्या हुआ। कंफ्यूजन ये हुआ मेरे बच्चों कि वायरस को हम लिविंग कहें कि नॉन लिविंग कहें।
राइट। चलिए देखते हैं अब जिन लोगों ने कहा ये नॉन लिविंग है, व्हाट वेर द पॉइंट्स बिकॉज ऑफ विच दे थॉट दैट दिस शुड बी पुट अंडर नॉन लिविंग कैटेगरी। नंबर वन, वायरस डज नॉट हैव एनी सेल, ना सेल वॉल है, ना साइटोप्लाज्म है, ना कोई ऑर्गेनल है, कुछ नहीं है, ठीक है। सेकेंड, इट डज नॉट शो एनी मेटाबॉलिज्म आउटसाइड द होस्ट, मतलब जब तक ये होस्ट की बॉडी के बाहर है ये बस ऐसे ही पड़ा रहता है, एक बेजान चीज की तरह वो पड़ा रहता है। ये अपने अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं दिखाता, ना कोई डाइजेशन दिखाता है, ना रेस्पिरेशन दिखाता है, ना रिप्रोडक्शन दिखाता है, कुछ नहीं दिखाता है। ओके। थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट शो एनी रिप्रोडक्शन आउटसाइड द होस्ट, जब तक वो होस्ट की बॉडी के बाहर है वो कोई रिप्रोडक्शन भी नहीं दिखाता, ठीक है। अच्छा, अब वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसके वजह से उसे लिविंग कहा जाता है? जब वो होस्ट सेल के अंदर घुसता है, किसी की बॉडी के अंदर घुसता है, वो एक्टिव हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स शोइंग मेटाबॉलिज्म। सो फर्स्ट पॉइंट, इट शोज मेटाबॉलिज्म व्हेन इट इज इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, ठीक है। सेकेंड, इट ऑल्सो स्टार्ट्स शोइंग रिप्रोडक्शन इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। तो भाई ये तो बड़ा कंफ्यूजन है, बाहर है तो बेजान चीज की तरह बिहेव करता है, किसी की बॉडी में घुसता है तो लिविंग हो जाता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा हम ना इसे लिविंग में डाल सकते हैं, ना हम इसे नॉन लिविंग में डाल सकते हैं। चलिए, वी विल पुट इट ऑन द बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो मेरे बच्चों, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ना पूरा यहीं का है ना पूरा वहां का है, ये बीच में है। इट इज ऑन द बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सी, इसीलिए तो कोविड में हम लोग जो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे कि बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना, मास्क पहन के जाना, ब्रेक द चेन, सोशल डिस्टेंसिंग करना, क्यों? ताकि हम इस वायरस को बॉडी में आने ना दे। जब तक वो बाहर पड़ा है वो इनएक्टिव है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर आपने उसको अपने बॉडी में ला लिया, आपने इधर उधर टच कर दिया, आपके ऊपर किसी ने छींक दिया, खांस दिया, अगर वो आपके अंदर घुस गया तो अंदर जाते ही वो एक्टिव हो जाता है। इसीलिए वी वर फॉलोइंग ऑल द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स एंड वी शुड स्टिल कीप फॉलोइंग देम, बिकॉज अभी भी कोविड के केसेस चल रहे हैं, पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो साइंटिस्ट थे स्टैनले, हमने कहा इन्होंने वायरस ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि जब तक वायरस होस्ट सेल की बॉडी के बाहर है, ओके, वो इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब वो हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो एक्टिव नहीं होते आउटसाइड द होस्ट सेल, और आप उसे क्रिस्टलाइज कर सकते हो, राइट। सो दिस वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय दिस साइंटिस्ट कॉल्ड स्टैनले, ठीक है। चलिए अब देखिए वायरस की एक खास बात क्या है। वायरसेस लैक देयर ओन सेल मशीनरी। अब सेल मशीनरी का मतलब क्या है? ना उनके पास कोई सेल वॉल है, ना साइटोप्लाज्म है, ना कोई गोल्गी बॉडी है, ना न्यूक्लियस है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, कुछ भी नहीं है। उनके पास खुद के सेल के पार्ट्स या सेल के ऑर्गेनल्स कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। इसे हम कहते हैं सेल मशीनरी, ठीक है। देखो इनके पास क्या है, ध्यान से देखिए यहां पर सेंटर में, ये देख लिए, लेट मी जस्ट चेंज द कलर सो दैट आई कैन शो यू क्लियरली। ये देखिए सेंटर में ये इसका जीनोम है। जीनोम मतलब दे ओनली हैव द न्यूक्लिक एसिड, या तो डीएनए या तो आरएनए, कोई भी एक हो सकता है, दोनों नहीं होता। या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। तो सेंटर में देयर इज अ न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड एंड दिस स्ट्रैंड इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट। ये देख लीजिए, ये जो आपको इसके आसपास ये कोट नजर आ रहा है, इस प्रोटीन कोट को कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? कैप्सिड। और उसके बाहर ये देखिए, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई लेयर है, दैट्स ऑल। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई लेयर है, ना कोई साइटोप्लाज्म है, ना कोई न्यूक्लियस है, ना कोई ऑर्गेनल्स हैं, कुछ भी नहीं है। बस सेंटर में एक न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड है, इधर डीएनए और आरएनए, एंड इट इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट विच इज कॉल्ड एज कैप्सिड, राइट। इसीलिए वायरसेस आर कंसिडर्ड एज एसेल्यूलर, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहा है।
जब तक वायरस होस्ट सेल के बाहर होते हैं मेरे बच्चों, वो इनएक्टिव होते हैं। ओके, वो उनके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता, कोई एक्टिविटी नहीं होती, बस वो ऐसे ही पड़े हुए रहते हैं, एक बेजान वस्तु की तरह वो पड़े हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन वंस दे एंटर द होस्ट सेल, once they enter the specific host cell, they take charge of the cellular machinery of the host cell and they duplicate themselves। ये देखिए, ये वायरस एक होस्ट सेल को अटैक कर रहा है। अब वो क्या करता है, होस्ट सेल में आने के बाद वो होस्ट सेल के अंदर एंट्री मार रहा है। ये देखो, अब वो होस्ट सेल के अंदर एंटर मार रहा है और वो अपना आरएनए, वो अपने आरएनए को होस्ट सेल के न्यूक्लिक एसिड में मर्ज कर देता है। ये देखिए यहां पर वो अपने आरएनए को होस्ट सेल के न्यूक्लिक एसिड के साथ मर्ज कर देता है, राइट। और वो वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस चालू कर देता है। ओके, वो और प्रोटीन्स बनाने लग जाता है, वो और आरएनए की कॉपीज बनाने लग जाता है। यू कैन सी हियर मोर आरएनए कॉपीज getting formed and more viral proteins getting formed. Are you getting my point? See, this is the RNA copy and these are the viral proteins. और इस तरह से वो अपनी कॉपी बनाता है, होस्ट सेल को डैमेज करता है एंड देन वो होस्ट, ये देखिए वो अपनी कॉपी बना रहा है। कैन यू सी? सो द न्यू आरएनए इज गेटिंग अलाइंड एंड द वायरल प्रोटीन्स आर कवरिंग दैट। अगेन अ न्यू कैप्सिड इज फॉर्म्ड और अब ये इस सेल को डैमेज करके बाहर निकल जाता है और अब वो किसी दूसरे सेल को जाके अटैक करेगा। तो ऐसा करते 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 एक एक सेल को डिस्ट्रॉय करते हुए वो पूरे होस्ट सेल की बॉडी पे कब्जा जमा लेता है। तो कहने का मतलब ये है, इसके पास अपनी खुद की कोई सेल्यूलर मशीनरी नहीं है, तो वो होस्ट सेल की सेल्यूलर मशीनरी को, उसके डीएनए आरएनए को अटैक करता है, अपने डीएनए या आरएनए को उसके डीएनए में फंसा देता है और अपना मल्टीप्लिकेशन चालू कर देता है और वो सेल को डैमेज करके बाहर निकल जाता है एंड फिर दूसरे सेल्स को अटैक करने लग जाता है। और इसीलिए वायरसेस को एक नाम दिया गया है, दे आर कॉल्ड इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। देखिए ये वर्ड ध्यान से, व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड इन्फेक्शियस, मतलब इन्फेक्शन करने वाले, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियो इज न्यूक्लिक एसिड, इनके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो डीएनए या तो आरएनए, कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट, कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वायरसेस दो तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वायरसेस डिपेंडिंग अपॉन उनके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। सो ईदर वी हैव द डीएनए वायरस और वी हैव द आरएनए वायरस। ठीक है, अब डीएनए वायरस मतलब इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए, और जो आरएनए वायरसेस हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो है आरएनए। सो बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ विच न्यूक्लिक एसिड इज देयर इनसाइड देम, दे आर क्लासिफाइड एज डीएनए वायरस एंड आरएनए वायरस, राइट। चलिए अब बात करते हैं उनके प्रोटीन कोड की। ये देखिए, अगर आप इसके प्रोटीन कोड को जरा मैग्नीफाई करके देखेंगे, द प्रोटीन कोड इज कॉल्ड एज द कैप्सिड। लेकिन ये कैप्सिड एक ऐसा पूरा कवर नहीं है, ये छोटे छोटे यूनिट्स का बना हुआ है एंड दिस स्मॉल स्मॉल यूनिट्स आर कॉल्ड एज कैप्सोमियर्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? कैप्सोमियर्स। ये देखिए यहां पर मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, सी दिस इज अ कैप्सोमियर, दिस इज अ कैप्सोमियर, दिस इज अ कैप्सोमियर, दिस इज अ कैप्सोमियर। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोटीन के बने हुए सब यूनिट्स को ज्वाइन करके उनका वो प्रोटीन का कवरिंग बना होता है जिसे हम कहते हैं कैप्सिड, और उसके एक एक यूनिट को हम कहते हैं कैप्सोमियर्स। मतलब अगर मैं आपको एक स्पेरिकल फॉर्म में बता दूं, ये देखिए यहां पर मैं आपको और इजीली थोड़ा ड्रॉ करके बता देता हूं। मान लीजिए ये सेंटर में है उसका आरएनए, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब इसके अराउंड ये ऐसे कैप्सोमियर्स की कोट बनी हुई होगी, दिस इज द कैप्सोमियर कोट। अब इस पूरे कवरिंग को हम कहते हैं कैप्सिड, लेकिन इसके एक एक यूनिट को, इसके सिंगल सिंगल यूनिट को हम कहते हैं कैप्सोमियर। आई होप आई एम क्लियर। और ये देखिए अंदर ये इसका आरएनए प्रेजेंट है, राइट। सो दिस इज अ आरएनए वायरस विच इज कवर्ड बाय अ कैप्सिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनिए, वायरसेस के अलग अलग फॉर्म्स आपको देखने मिलेंगे, अलग अलग शेप्स आपको देखने मिलेंगे। They generally occur in two shapes. They can be polyhedral or they can be helical. Polyhedral मतलब many sided,
आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं पॉलीगॉन, ये देख लीजिए यहां पर द फर्स्ट इमेज दैट यू कैन सी, दिस इज अ पॉलीहेड्रल फॉर्म ऑफ द वायरस, और इसके अंदर इसका न्यूक्लिक एसिड पड़ा हुआ है। और यहां पर जो आप दूसरा इमेज देख रहे हैं, दिस इज द हेलिकल फॉर्म। यहां पर ये कैप्सोमियर्स हेलिकल फॉर्म में अरेंज्ड हैं, और अंदर यू कैन सी दिस न्यूक्लिक एसिड इनसाइड, राइट? सो देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ वायरसेस डिपेंडिंग ऑन द शेप, दे मे बी पॉलीहेड्रल और दे मे बी हेलिकल। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अच्छा, ये कैप्सिड का काम क्या है? बस अंदर के जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई सेल वॉल नहीं है, राइट? तो अंदर के जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए दे हैव द कैप्सिड। एम आई क्लियर विद दिस? अच्छा, अब देखिए एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ वायरसेस हैं। सी नॉर्मली वायरसेस किसको अटैक करते हैं? प्लांट्स को, ह्यूमंस को, एनिमल्स को। लेकिन बेटा एक ऐसा अजीब वायरस है जो सिर्फ बैक्टीरिया को अटैक करता है। सोचो, बैक्टीरिया दूसरों को अटैक करते हैं, लेकिन उनको भी अटैक करने वाले वायरसेस होते हैं, और ऐसे वायरसेस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। और इनका जो डीएनए है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, इट इज यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सी डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, इट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जा रहा यहां पर इमेज पे, ये डायग्राम पे ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए अंदर उसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये इसका प्रोटीन कोट है जिसे कैप्सिड कहेंगे। अब ये नेक रीजन है, इसको कॉलर कहेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देन ये जो एक लंबा सा इलोंगेटेड पार्ट है, इसे हम शीथ कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द शीथ। देन इसके बेस पे एक प्लेट होती है, दिस इज कॉल्ड एज द बेस प्लेट। और ये जो लंबे लंबे फाइबर्स यहां से निकल रहे हैं बेटा, इन्हें कहते हैं टेल फाइबर्स। दीज आर कॉल्ड एज द टेल फाइबर्स। ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लेबलिंग भी याद रखना। और नीचे ऐसे पॉइंटेड स्क्रू जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं स्पाइक्स, ठीक है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज। लेट अस क्विकली रिकैप। Inside is the genetic material. It is usually a double-stranded DNA covered by the protein coat. Then here in the neck region you have the collar. Then this is the sheath area. Then you have the base plate, and these are the tail fibers, right? On niche these are the spikes. So bacteriophage is a virus that attacks only bacteria. ठीक है? चलिए, अब हमने कहा कि वायरस काफी खतरनाक होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में अजीब अजीब तरह की बीमारियां कॉज करते हैं, राइट? चलिए पहले देखते हैं द डिजीजेस दैट आर कॉज्ड इन प्लांट्स। द फर्स्ट वन इज लीफ कर्लिंग। कर्लिंग मतलब जब ये वायरस प्लांट को अटैक करता है, उसके जो लीफ ऐसे अंदर की तरफ कर्ल हो जाते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लीफ कर्लिंग। देन कुछ प्लांट्स में दे कॉज येलोइंग। येलोइंग मतलब नॉर्मली जो प्लांट्स के पत्ते होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, राइट? तो ये उनके क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देता है, उनके सेल्स को डैमेज कर देता है, बिकॉज ऑफ विच दो लीफ का कलर है वो येलो हो जाता है और उस प्लांट की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है, राइट? नाउ थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, दे कॉज अ डिजीज कॉल्ड मोजाइक फॉर्मेशन। मोजाइक फॉर्मेशन आपने सुना होगा, एक वायरस जिसका नाम है टोबैको मोजाइक वायरस, TMV। ये वायरस सिर्फ टोबैको प्लांट में को अटैक करता है एंड ये एक डिजीज कॉज करता है जिसे कहते हैं मोजाइक फॉर्मेशन। ना व्हाट इज मोजाइक? ध्यान से सुनिए, आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपने देखा आपके घर में किचन में या बाथरूम में जब हम टाइल्स लगाते हैं, हम एक टाइल्स को प्रॉपर पैटर्न में अरेंज करते हैं ताकि एक डिजाइन बने, है ना? जब स्पेशली आपके टाइल्स में जब कोई डिजाइन है तो वो डिजाइन को पूरा क्रिएट करने के लिए हम एक एक छोटी छोटी टाइल को एक पैटर्न में लगाते हैं, इसे कहते हैं मोजाइक फॉर्मेशन। तो अगर आप इस पत्तों को देखेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर ऐसी डिजाइन्स बन रही हैं जस्ट लाइक अ टाइल्स, है ना? एक टाइल्स के जैसी, ऐसे लगता है जैसे टाइल्स लगाए गए हैं पत्तों पर। तो इस बीमारी को हम कहते हैं मोजाइक फॉर्मेशन। सो इन प्लांट्स दे कॉज डिजीजेस लाइक लीफ कर्लिंग, येलोइंग एंड मोजाइक फॉर्मेशन, ठीक है? नाउ एनिमल्स में, स्पेशली कैटल में, दे कॉज द फुट एंड द माउथ डिजीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैटल में होती है बेटा, फुट एंड द माउथ डिजीज, जिसमें कितने कैटल की डेथ हो गई है। पहले इसका इलाज नहीं था, बट नाउ दिस कैन बी कंट्रोल्ड। देन इन पिग्स दे कॉज अ डिजीज कॉल्ड एज स्वाइन फ्लू, ठीक है? तो आपको ये दो नाम याद रखने, डिजीजेस इन एनिमल्स कॉज बाय वायरस।
द फुट एंड द माउथ डिजीज एंड स्वाइन फ्लू। चलिए अब बात करते हैं ह्यूमंस की। इन ह्यूमंस दे कॉज डिजीजेस लाइक स्मॉल पॉक्स, जैसे चिकन पॉक्स इज अ वायरल डिजीज, और स्मॉल पॉक्स इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज, जिसमें स्किन पे छोटे छोटे बॉइल्स आते हैं। हालांकि इंडिया में अब स्मॉल पॉक्स नहीं होता, बहुत ही बोलते हैं ना एग्जॉस्टिव वैक्सीनेशन ड्राइव्स के थ्रू इंडिया में से स्मॉल पॉक्स को कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया है, ठीक है। देन इट ऑल्सो कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड मम्स। मम्स इज नथिंग बट अ स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में से एक ग्लैंड होता है जिसे पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। यहां पर स्वेलिंग हो जाता है, यहां पर वायरल इंफेक्शन हो जाता है और ये ग्लैंड सूज जाता है, इसे कहते हैं मम्स, ठीक है। देन दे ऑल्सो कॉज अ स्किन डिजीज कॉल्ड हर्पिस, जिसे हम हिंदी में नागिन कहते हैं, राइट। स्किन पे रेड रेड कलर के रैशेज आ जाते हैं। देन कॉमन कोल्ड। मेरे बच्चों एक बात बताऊं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको सर्दी होती है, जो आपको कॉमन कोल्ड होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ वायरसेस। अब क्या होता है, हमें हल्की सी सर्दी होती है, हम डॉक्टर के पास भागते हैं और हम एंटीबायोटिक लेना चालू कर देते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बताया, एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरसेस, दे वर्क ओनली अगेंस्ट बैक्टीरिया। तो अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स खाने से आपका बॉडी एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंट हो जाता है। फिर जब आपको सच में एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ेगी, they will not work on your body. तो avoid taking antibiotics haphazardly without consultation from the doctor. Am I clear? अगर आपको सर्दी हो रही है, एक दो दिन रुक जाइए, anyway it will pass away. थोड़ा गर्म पानी पीजिए, थोड़ी हर्बल रेमेडीज ट्राई कीजिए, अदरक वाली चाय पीजिए। कोशिश करिए कि पहले आप ये सिंपल चीजों से अपनी सर्दी को भगाएं और एंटीबायोटिक्स को ना खाएं। इज दैट क्लियर? देन द मोस्ट डेडली डिजीज एड्स, दैट इज कॉज्ड बाय अ वायरस जिसका नाम है HIV, राइट। सो इवन एड्स इज अ वायरल डिजीज। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले एसेल्यूलर पार्टिकल की तरफ जिसका नाम है वायरॉइड। बेटा देखो कैसे कैसे पार्टिकल्स भगवान ने बना रखे दुनिया में। अब ये वायरॉइड क्या है? सी, वायरस के पास क्या था, एक मिनट आप पहले मुझे वायरस का स्ट्रक्चर बताइए। इधर देखिए, ये सेंटर में एक जेनेटिक मटेरियल था, करेक्ट है, और इसके ऊपर ये प्रोटीन का कैप्सिड था, बराबर है। इसको हमने वायरस कहा था। अब अगर ये वायरस है तो वायरॉइड क्या है? चलिए थोड़ी अश्लील हरकत करते हैं, इसके प्रोटीन कोट को मिटा दीजिए, ओके, इसके कपड़े, इसकी चड्डी निकाल दीजिए, राइट। अब ये जो बचा है आरएनए, ये जो आरएनए बचा है, इंफेक्शियस आरएनए स्ट्रैंड, इसे कहते हैं वायरॉइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस ये एक आरएनए का स्ट्रैंड है, ये एक न्यूक्लिक एसिड है जिसके अंदर इंफेक्शन कॉज करने की एबिलिटी है। इसके ऊपर तो कोई कैप्सिड भी नहीं है। सोचो, एक आरएनए का स्ट्रैंड भी आपको बीमारी कॉज कर सकता है। इसे कहते हैं वायरॉइड, नॉट वायरस, इट इज वायरॉइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दे आर जस्ट इंफेक्शियस आरएनए स्ट्रैंड्स एंड दे लैक द प्रोटीन कोट। इनके ऊपर कैप्सिड नहीं होता। अब ये कैसे पता चला? इन द ईयर 1971 एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था T.O. डियनर। क्या नाम था? T.O. डियनर। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि ये वायरॉइड्स क्या हैं? ये लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए हैं एंड दे आर स्मॉलर इन साइज देन वायरसेस। ये वायरस से भी छोटे हैं, इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, बस ये लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए। सोचो, वजन भी कम है वायरस से, फिर भी खुजली कम नहीं है, ये फिर भी ये बीमारी कॉज कर सकते हैं, ओके। सो लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए which are infectious RNA which are smaller in size than viruses are called as viroids. This was discovered by T.O. डियनर in the year 1971. अब सर, ये वायरॉइड्स कौन सी डिजीज कॉज करते हैं? बेटा ये आलू को अटैक करते हैं, आलू को। और ये जो डिजीज कॉज करते हैं आलू में, उस डिजीज का नाम है स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ओके। स्पिंडल ट्यूबर, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्पिंडल ट्यूबर डिजीज? यहां पे ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बताइए, ये जो राइट साइड में ये जो आलू में हाईलाइट कर रहा हूं, ये इस आलू का नॉर्मल शेप है ना। आलू का शेप कैसा होता है? ऐसा होता है, बराबर है। लेकिन जब ये वायरॉइड एक आलू के प्लांट को अटैक करता है, उसके वजह से आलू का शेप ऐसा स्पिंडल शेप, ऐसा इलोंगेटेड हो जाता है। इस शेप को कहते हैं स्पिंडल शेप। एंड पोटैटो इज अ ट्यूबर,
It's an underground stem, so it is called as a tuber. That is why this disease is called as potato spindle tuber disease. पोटैटो का जो शेप है वो ऐसे लंबा लंबा इलोंगेटेड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं स्पिंडल शेप. That is why the disease is called as potato spindle tuber disease, and it is caused by a viroid, not by a virus. Is that clear all of you? चलिए, we come to the last acellular particle जिसे हम कहते हैं प्रायोन्स. अब प्रायोन्स क्या होते हैं? ये उससे भी बदतर है. सी, वायरस के पास क्या है? प्रोटीन की कोट है, अंदर जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन है. जेनेटिक मटेरियल भी है, प्रोटीन भी है. फिर वायरॉइड क्या था? हमने बाहर का कोट हटा दिया, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन है ना. अब बेटा प्रायोन क्या है? इसके पास तो जेनेटिक मटेरियल भी नहीं है, ना डीएनए है ना आरएनए है. तो सर प्रायोन्स क्या होते हैं? प्रायोन्स आर जस्ट एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स. ध्यान से सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स. मतलब क्या? सी, आप सबको पता है प्रोटीन कैसे बनते हैं. जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं तो वी गेट अ प्रोटीन. बराबर है. लेकिन बेटा ये अमीनो एसिड्स जब ज्वाइन होते हैं ना, ये प्रोटीन ऐसे फोल्ड होते जाता है. ठीक है, ये अमीनो एसिड्स ज्वाइन होता है तो ऐसे फोल्ड होते जाता है. तो इसका फोल्ड होने का एक पर्टिकुलर पैटर्न होना चाहिए, तो वो एक नॉर्मल प्रोटीन बनेगा. अगर वो प्रॉपर पैटर्न में फोल्ड होगा, सही तरीके से फोल्ड होगा, तो वो एक नॉर्मल प्रोटीन बनेगा. लेकिन मान लीजिए इसके प्रोटीन में, इसके फोल्डिंग में कोई गड़बड़ हो गई, वो इस तरह से फोल्ड होने के बजाय वो कुछ ऐसा 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 फोल्ड होने लग गया, तो ऐसे एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स को हम कहते हैं प्रायोन्स. मेरे बच्चों, क्या कहते हैं? प्रायोन्स. ये देखिए इस डायग्राम में यहां पर एक नॉर्मल प्रोटीन दिखाया गया है. दिस इज हाउ अ नॉर्मल प्रोटीन शुड बी फोल्डेड. बट अब यहां पर देखिए, यहां पर इसके फोल्डिंग में गड़बड़ हो गई है, तो ये बन गया प्रायोन. तो बेटा जब कोई प्रोटीन एबनॉर्मली फोल्ड हो जाता है, वो भी एक इंफेक्शियस पार्टिकल बन जाता है. उसके पास ना कोई न्यूक्लिक एसिड है, ना कोई कवरिंग है, फिर भी वो डिजीज कॉज कर सकता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस और नो? तो सर ये कौन से डिजीज कॉज करता है? चलिए आइए देख लेते हैं. बच्चों, ह्यूमंस में दिस एबनॉर्मल प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड प्रायोन्स. ओके, देखिए इसका नाम प्रायोन कैसे आया. एक सेकेंड, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए. इट इज अ प्रोटीनेशियस, इट इज अ प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल. बस ये प्रोटीन का बना हुआ एक पार्टिकल है जो इन्फेक्शियस है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्रायोन, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल. ठीक है सर, अब ये कौन सी बीमारी कॉज करता है? बच्चों, अगर ऐसा कोई एबनॉर्मल प्रोटीन इंसानों के बॉडी में आ जाए, ये खतरनाक एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है. नाउ व्हाट इज न्यूरोलॉजिकल डिजीज? इट्स अ डिजीज ऑफ द ब्रेन. बराबर है. और इस ब्रेन का नाम है जेकब डिजीज. वेरी वेरी, इस डिजीज का नाम है जेकब डिजीज. एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? इसमें क्या होता है, हमारा ब्रेन साइज में श्रिंक होने लगता है और वो डिटीरियोरेट हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है. उसकी याददाश्त चली जाएगी, उसके मोटर फंक्शंस काम करना बंद कर देंगे. तो इस डिजीज को कहते हैं जेकब्स डिजीज, विच इज कॉज्ड बाय अ प्रायोन. एंड व्हाट इज प्रायोन? इट इज जस्ट अ प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल. ठीक है, चलिए अब अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो बेटा गाय के अंदर, एनिमल के अंदर, काउ के अंदर, इट कॉजेज अ डिजीज विच इज कॉल्ड एज अ मैड काउ डिजीज. मेरे बच्चों, क्या कहते हैं इस बीमारी को? मैड काउ डिजीज. इसमें क्या होता है, जब ये प्रोटीन, एबनॉर्मल प्रोटीन गाय के बॉडी में जाता है, ये अपनी कॉपीज बनाने लगता है. कैसे बनाता है? अब इस गाय के अंदर जो दूसरे नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होंगे, जो नॉर्मली फोल्ड होके बन रहे होंगे, ये उनकी फोल्डिंग को भी अटैक कर देता है, उनको भी, उसमें भी गड़बड़ कर देता है. वो बोलता है भाई अगर मैं फोल्डेड हूं तो मैं भी, अगर गलत फोल्डेड हूं तुम भी गलत फोल्डेड बन जाओ. तो बाकी नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन को भी ये अब नॉर्मल बना देता है. और इसका असर आपको तुरंत देखने नहीं मिलेगा. कुछ सालों बाद ये प्रोटीन्स उस गाय के ब्रेन को अटैक करेंगे और उसको, उसमें बीमारी कॉज कर देंगे. वो गाय थोड़ी पागल जैसा बिहेव करने लगेगी. इस डिजीज को कहते हैं मैड काउ डिजीज. और इसका साइंटिफिक नेम जो आपके बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन आपको बता देते हैं. चले, इसको हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं
बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। ठीक है, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। बोवाइन मतलब कैटल, दैट इज काउ। स्पॉन्जीफॉर्म मतलब ब्रेन पूरा स्पॉन्जी स्पॉन्जी हो जाएगा। Encephalopathy is related to the brain. Is that clear, all of you? So what are prions? They are nothing but abnormally folded proteins. They are infectious particles. They cause neurological disease in animals and in humans. In humans it causes Jacob's disease and in animals it causes mad cow disease, जिसे कहते हैं bovine spongiform encephalopathy. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हमें एक कैन यू टेल का बॉक्स डिस्कस करना है जो इस चैप्टर में दिया है। कई बार इसमें से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपके कॉलेज में, ओके, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बस इसको डिस्कस करते हैं एंड विद दैट विल कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। चलिए, फर्स्ट, व्हाई आर वायरसेस कॉल्ड इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन्स? बताइए, सोचिए सोचिए, हमने क्या कहा था? इन्हें न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल क्यों कहते हैं? बिकॉज इनके पास कोई अपना खुद का सेल्यूलर मशीनरी या स्ट्रक्चर नहीं है, राइट? They use the machinery of the host cell to, multiply and attack the other cells of the body, right? So just because they don't have their own cellular machinery, they are just particles, okay, with a nucleic acid in the center surrounded by a protein coat, and they have the ability to infect other cells. That is why it is called as a infectious nucleoprotein. चलिए, अगला क्वेश्चन है, describe the genetic material in plant and animal viruses as well as in bacteriophages. चलिए, पहले यहां पर हम इसको लिख लेते हैं। उन्होंने पूछा है कि जो वायरसेस प्लांट्स को अटैक करते हैं, जो वायरसेस एनिमल को अटैक करते हैं, और जो वायरसेस बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज, इनका जेनेटिक मटेरियल में क्या डिफरेंस है? चलिए, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस एंड बैक्टीरियोफेज, ध्यान से सुनिए बच्चों। जो प्लांट वायरसेस हैं उनका जेनेटिक मटेरियल इज मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। देन अगर हम एनिमल वायरसेस की बात करें, जो वायरसेस एनिमल्स को अटैक करते हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल इज ईदर single stranded RNA or it could be double stranded RNA or it could be double stranded DNA. So animal viruses may have DNA or RNA as their genetic material, ठीक है। लेकिन जो बैक्टीरियोफेजेस हैं, the viruses that attack bacteria, they only have double stranded DNA as their genetic material. So that is the answer to your second question. The genetic material in plant and animal viruses and in bacteriophages. चलिए, third, differentiate between viruses and viroids. चलिए, आपको यहां पर टेबल बनाकर बता देते हैं differences between viruses and viroids. चलिए, अब हम ये पढ़ चुके हैं, मैं आपको सिखा चुका हूं। आप मुझे बताइए, फर्स्ट पॉइंट क्या हम लिख सकते हैं कि वायरस इज जस्ट अ न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। बस एक न्यूक्लिक एसिड है जिसके आसपास प्रोटीन के कोट की कवरिंग है ना। वायरस के पास तो प्रोटीन के कोट की कवरिंग भी नहीं है, तो दे आर जस्ट आरएनए पार्टिकल्स विच आर इन्फेक्शियस, ओनली आरएनए पार्टिकल्स विदाउट द प्रोटीन कोट, ठीक है। चलिए, वायरसेस कैन बी डीएनए वायरसेस और आरएनए वायरसेस, बट वायरॉइड्स आर ओनली आरएनए पार्टिकल्स, है ना, ओनली आरएनए पार्टिकल्स। थर्ड पॉइंट, वायरसेस डू नॉट, वायरसेस दे हैव अ प्रोटीन कोट, दे हैव अ प्रोटीन कोट अराउंड देम, बट वायरॉइड्स डू नॉट हैव अ प्रोटीन कोट अराउंड देम। इनके ऊपर प्रोटीन कोट नहीं होती, राइट। फोर्थ पॉइंट, वायरसेस आर कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज, मतलब अगर हम उसे वायरॉइड से कंपेयर करें तो, but viroids are generally smaller as compared to viruses. Last point, virus can infect, they can infect all types of organisms. मतलब ये प्लांट को भी अटैक कर सकते हैं, ये एनिमल्स को भी अटैक कर सकते हैं,
ये बैक्टीरिया को भी अटैक कर सकते हैं, ह्यूमन को भी अटैक कर सकते हैं, बट वायरॉइड्स दे कैन इन्फेक्ट ओनली प्लांट्स। ये सिर्फ प्लांट्स को अटैक कर सकते हो। रिमेंबर पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जहां पर आलू का शेप राउंड ना होने की बजाय या ओवल होने की बजाय स्पिंडल जैसा हो जाता है, राइट? दैट इज कॉज्ड बाय अ वायरॉइड। सो हियर वी आंसर ऑल द 3 क्वेश्चंस ऑफ दिस बॉक्स, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहां पर खत्म होता है। अ बिग अचीवमेंट, काफी बड़ा चैप्टर रहा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम योर कॉलेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो and from NEET point of view also. I hope I have done justice to this chapter. We have made sure कि आपके टेक्स्ट बुक का कोई भी पार्ट यहां पर छूट ना जाए। हर एक चीज को हमने एनिमेट करके जितना हो सके उतना ब्यूटीफुल बनाकर आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, राइट? अगर आपको हमारा ये चैप्टर अच्छा लगा होगा तो प्लीज 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमारे इस चैप्टर का फायदा मिल सके, ठीक है? चलिए अब मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज किंगडम प्लांटे, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।